नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। यस, तो देखते हैं कंपोजिशन स्कीम में क्या कहा गया है। कंपोजिशन स्कीम ये दी जाती है अंडर जीएसटी स्मॉल टैक्स पेयर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को। स्मॉल बिजनेसमैन को एक फायदा दिया जाता है जिससे उनके टैक्स रेट नॉर्मल रेट से कम हो जाए। यस, और दूसरा उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है वो भी काफी हम इजी कर देते हैं इस कंपोजिशन स्कीम में। उनको रिटर्न्स भी क्वार्टरली भरना होता है, मंथली नहीं भरना होता है, और जो प्रोसीजरल पार्ट है उनका काफी इजी हो जाता है। यस, तो कहीं ना कहीं ये टैक्स रेट कम करना कंपोजिशन स्कीम में, इनका डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कम करना कंपोजिशन स्कीम में, ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देता है स्मॉल टैक्स पेयर और बिजनेसमैन को कि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके। तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम दोनों की होती है, गुड्स की और सर्विसेज की। तो पहले बात करते हैं हम कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। तो गुड्स के केस में आता है सबसे पहले सेक्शन नंबर 10(1). जब बात करते हैं कंपोजिशन की स्कीम की, तो पूरा कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन नंबर 10। इसमें से 10(1) बात करता है एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। जब कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स की बात करते हैं तो 10(1) बात करता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी यानी क्या? एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। किसको एप्लीकेबल होगा कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स? किन्हें मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट? ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर है ना 1.5 करोड़ या उसके नीचे था। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उसके नीचे था, ऐसे पर्सन को मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट। पहली शर्त, 1.5 करोड़ का लिमिट याद रखो। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी 1.5 करोड़ की लिमिट को हम कर देते हैं 75 लैक्स। इसी एग्रीगेट टर्नओवर की 1.5 करोड़ की लिमिट को हम कर देते हैं 75 लैक्स इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। सभी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स नहीं, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। तो ये कुछ कौन से हैं देखते हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। सर इन्हें भी याद रखना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, आप इजीली याद कर सकते हो। देखो MANU, मनु। मनु MMT से कहा गया? सिक्किम। मनु MMT से कहा गया? मेक माई ट्रिप से मनु कहा गया? सिक्किम। यस, MANU मनु MMT से सिक्किम गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे एक टर्म है एग्रीगेट टर्नओवर, इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर यानी क्या। ये देखिए एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, और वो भी पैन बेस्ड टर्नओवर। एक पैन नंबर पे, एक सिंगल पैन नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर पूरे पैन बेसिस पे एग्रीगेट टर्नओवर हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती है। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय ओन और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। या तो खुद आपने टैक्सेबल सप्लाई किया है या किसी के बिहाफ पे आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, दोनों चीजें यहाँ पे आएगी। टैक्सेबल सप्लाई पहला टर्म। देखिए ये एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है पूरे एक्ट के लिए है। कंपोजिशन के लिए ये डेफिनेशन लागू होती है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ पोर्शन हमें निकाल देने चाहिए, जो हम देखेंगे आगे। कंडीशंस में कुछ कुछ कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन होती है फुलफिल करने पे ही कंपोजिशन मिलता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ टर्म्स हमें यहाँ से डेफिनेशन से निकालने होते हैं। आपके सामने जो मैं एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, ये पूरे एक्ट की बता रहा हूँ। क्या होगा इसमें देखते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर हम क्या क्या ध्यान रखेंगे। प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई। जब बात करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई की, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है? नील रेट, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल। नील रेट, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल, ये तीनों मिला के बन जाएंगे हमारे एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसके बाद में आते हैं एक्सपोर्ट्स, ये भी हम ऐड करेंगे। फिर इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी हम ऐड करेंगे। प्लस वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये चेक करो कि इसी साल में, मान लो अभी अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल द मंथ ऑफ से सितंबर आएगा अभी, और अभी चल रहा है अगस्त। अब इस अगस्त मंथ में मैंने बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर लिया,
यस, यहाँ पे वो कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। यस, जीएसटी में होती है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब इस थ्रेशोल्ड लिमिट को जब मैं क्रॉस करूंगा ना, उस दिन से ही मैं क्या बन जाऊंगा? रजिस्टर्ड पर्सन। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की, मेरे पास में ऑप्शन है या तो रेगुलर स्कीम या तो कंपोजिशन स्कीम। मैंने ऑप्ट किया कंपोजिशन स्कीम। तो ये देखो, जिस तारीख से आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, 1 अप्रैल से लेके, करंट ईयर के 1 अप्रैल से लेके तो उस तारीख तक क्या टर्नओवर हुआ, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। देखिएगा, अब तक जो टर्नओवर की बात कर रहे हो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, उसमें ये करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के दिन तक का कैलकुलेशन हमें इंक्लूड करना होगा। सर, इसमें हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे? आरसीएम की कोई भी तरह की सप्लाई हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जीएसटी के अंदर के टैक्सेस भी कंसीडर नहीं करेंगे। यानी अगर आपको क्वेश्चन में मैं कह दूं कि 1 लाख रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये टर्नओवर है 1 लाख रुपए का इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो इसमें से आपको टैक्स पोर्शन सेपरेट करना होगा। यस, आपको टैक्स पोर्शन निकाल देना है और आपको सिर्फ विदाउट टैक्स पोर्शन जो भी टर्नओवर होगा वो यहाँ पे आपको लेना है। इनवर्ड सप्लाईज इन आरसीएम, आरसीएम की जो सप्लाई होती है ना, वो इनवर्ड सप्लाई होती है, आउटवर्ड नहीं होती है। और टर्नओवर आउटवर्ड सप्लाई को कहा जाता है। इसलिए आरसीएम की जो भी सप्लाई होती है, रिवर्स चार्ज की जो भी सप्लाई होती है ना, वो ये टर्नओवर के कैलकुलेशन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा टर्नओवर नहीं है, किसी और का टर्नओवर है जिसपे रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है। यस, और इसके अलावा क्या कंसीडर नहीं करे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त? सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इस चीज को मैं बाद में समझाऊंगा। चलो, ये बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, ये बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन जो हमें कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अभी आपको एक चीज और बता दूं, जब हम बात करते हैं बेटा कंपोजिशन स्कीम की, तो उस केस में हम इन तीनों चीजों को कंसिडर नहीं करते। इन तीनों चीजों को हम कंसिडर नहीं करते जब हम एग्रीगेट टर्नओवर गिनते हैं कंपोजिशन स्कीम में। आगे पता चल जाएगा क्यों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये 1.5 करोड़ का लिमिट और 75 लाख का लिमिट कैलकुलेशन करने का आपको मैंने तरीका बता दिया। तरीके से कैलकुलेट करके देखो कि अब आपका कैलकुलेटेड एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या 75 लाख से नीचे है, तो ही आपको मिलेगा कंपोजिशन स्कीम, अदरवाइज नहीं। यस, आगे बढ़ते हैं। Second proviso to section 10(1). Second proviso to section 10(1). Now, ये क्या कहता है? Permits marginal supply of service। अब देखो सर, ये कंसेप्ट क्या है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस? देखो, इस कंसेप्ट को अगर आप जानना चाहते हो तो आपको रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा। यस, रेगुलर लेक्चर कंसेप्ट देखना पड़ेगा, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है कि ये मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। अगर आपने ऑलरेडी जीएसटी पढ़ रखा है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि गुड्स के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड होती है। अगर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड होती है ना, तो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस तक के ही अलाउड होता है। यस, हम इतना ही अलाउ कर सकते हैं। तो उसका अलाउ देखते हैं कितना होगा। हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, यानी स्टेट टर्नओवर। सर, एग्रीगेट टर्नओवर तो आपने भी समझा है, स्टेट टर्नओवर क्या होता है? अगर एग्रीगेट टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में हर जगह मैं ये स्टेट वर्ड यूज करूं और उसको सिर्फ एक स्टेट के बाउंड्रीज के लिए ही कैलकुलेशन करूं, तो वो बन जाएगा स्टेट टर्नओवर। तो ये चेक करो कि आपका 10% ऑफ द स्टेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या 5 लाख, इसमें से ज्यादा कौन सी वैल्यू है? मान लो मेरा पिछले साल का स्टेट टर्नओवर आया 70 लाख का, इसका 10% 7 लैक्स। आप कंपेयर करो 7 लाख 5 लैक्स कौन सा हायर है? 7 लाख। यानी मेरे पास मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का लिमिट कितना रहेगा? 7 लाख का। यानी 7 लाख तक के ही मैं गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई कर सकता हूं। गुड्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, हम सर्विस के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। गुड्स तो आप सप्लाई करो, लेकिन गुड्स के साथ साथ जब सर्विस का सप्लाई करोगे ना, तो इस लिमिट का ध्यान हमें रखना होगा। अब देखिएगा, हमें एक और चीज का ध्यान रखना है। ये वाली जो सर्विस है, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस, यानी कोई भी तरह का डिपॉजिट करना, जैसे बैंक में एफडी कर दिया है ना, या कोई भी तरह का लोन्स और एडवांसेस देना लोगों को, और उसके बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट एज अ कंसिडरेशन। अगर ऐसी कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस सर्विस को ना ही हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त ध्यान में रखेंगे, ना ही स्टेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त ध्यान में रखेंगे, ना ही मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर हम इस लिमिट को कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान में रखेंगे, ना ही अलाउड सर्विसेज की लिमिट कैलकुलेट करते हो हम इसे ध्यान में रखेंगे। यानी इस तरह की सर्विस को आपको हर जगह से हटा देना है। यस, इस तरह की सर्विस को आपको हर जगह से हटा देना है। यस,
ना ही एग्रीगेट टर्नओवर में इसे कंसिडर करना है, ना ही स्टेट टर्नओवर में कंसिडर करना है, ना ही परमिशन ऑफ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस में इसे कंसिडर करना है, ना ही सर्विस अलाउड में इसे कंसिडर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। नाउ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का लिमिट कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखिएगा, एक तो इस सर्विस को आप कंसिडर नहीं करोगे और दूसरा रेस्टोरेंट सर्विस का आप कोई भी कैलकुलेशन इसमें कंसिडरेशन करोगे नहीं। यस, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज सेक्शन 10(2)(a), गुड्स का एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 10(1) और सर्विसेज का एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 10(2)(a क्या कहता है। पहले तो ये चेक करो कि आप 10(1) से रिजेक्टेड हो। पहले तो 10(1) के प्रोविजंस के पास जाओ। अगर 10(1) के प्रोविजंस आपको रिजेक्ट करते हैं तब जाके आप यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी देखने आओगे। अब यहाँ पे चेक करो 10(1) से रिजेक्टेड है और एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख या उससे कम है। अगर ये दोनों शर्तें फुलफिल हो गई तो सेक्शन 10(2)(a) के अंदर आपको कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज मिल जाएगा। यस, बिल्कुल सर। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10(1) के अंदर गुड्स प्लस सर्विस सप्लाई करना चाहे तो सर्विस के ऊपर एक लिमिट है क्या। इसी तरह से जब सर्विस प्लस गुड्स सप्लाई करना चाहे 10(2)(a) में तो यहाँ पे गुड्स के ऊपर कोई भी लिमिट है, गुड्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं रेट्स ऑफ टैक्स। अगर गुड्स का कंपोजिशन स्कीम है तो चेक करो, मैन्युफैक्चरर है तो 1% यानी आधा % सीजीएसटी आधा % एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो 5% यानी 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। या अदर है तो अगेन 1% यानी आधा % लेकिन सर्विसेज का केस है तो 6% यानी 3% सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। तो ये सारे हैं रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10(2) तक के हम आ चुके हैं। नाउ सेक्शन 10(3). 10(3) क्या कहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 10(3) कहता है ये तो आपने चेक कर लिया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख से कम था। अब ये साल भी चेक करो कंपोजिशन चलते चलते आपका टर्नओवर एक्सीड ना हो जाए, यानी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट ध्यान में रखना होगा। ये कहता है 10(3). नाउ 10(4). 10(4) कहता है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर बन गए तो आप कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं। इसके अलावा आप कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। यस, फटाफट रिवाइज कर लो ये सारी चीजें। यस, इसके बाद में 10(5), ऊपर की कंडीशंस को तोड़ते हुए अगर आप एलिजिबल नहीं है फिर भी जबरदस्ती कंपोजिशन स्कीम ले लोगे तो कोई बात नहीं, हम आपको पेनल प्रोविजंस लगा देंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। यस, सो ये सारी बातें हैं। और कुछ देखते हैं हम। नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। जब कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ऑप्शन अप्लाई करने जाओ तो पहले चेक कर लो कि अपने में कोई खोट तो नहीं है। यस सर, खोट यानी कैसा खोट, हम तो अच्छे हैं। अरे आप सभी अच्छे हो, लेकिन ये चेक करो जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से तो कोई खोट नहीं है। अब कंपोजिशन के हिसाब से खोट कब रहेगा, ये चीजों के अंदर आप नॉट एलिजिबल बन जाओगे। पहला, when registered person is a supplier engaged in meaning supply of non taxable goods, यानी अगर आप किसी भी तरह के नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करोगे तो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी आपको ना ही गुड्स का ना ही सर्विस का कोई भी कंपोजिशन मिलेगा नहीं। यस। दूसरा, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपने किसी भी तरह का इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। सर क्या इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हम बात कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाईज का, ये इंटर स्टेट नहीं चलेगा। अगर कोई भी पर्सन इको के थ्रू सप्लाई करता है, ऐसा इको जो सेक्शन 52 में रजिस्टर्ड है फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, तो ऐसे सप्लायर को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, he cannot be a casual taxable person और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। अगर वो सीटीपी एनआरटीपी है तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। एंड लास्टली, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स।
देखो गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज के केस में मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दोनों। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दोनों, लेकिन गुड्स के केस में सिर्फ मैन्युफैक्चरर। सर नोटिफाइड गुड्स यानी आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड ड्रिंकिंग वाटर, फ्लाई ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ऑफ फॉसिल मील्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स। सो ये सारी चीजें हैं नोटिफाइड गुड्स। सो अगर इन चीजों का सप्लायर होगा तो वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है ही नहीं, उसमें खोट है। यस, आगे। अब इन चीजों का ध्यान रखना है कंपोजिशन लेने के बाद। आपको कंपोजिशन स्कीम मिल गई, अब किन चीजों का ध्यान रखे। अगर कंपोजिशन स्कीम अगर आपको मिल गई तो 9394 के टैक्स का कैलकुलेशन और उनका पेमेंट अलग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपोजिशन की जो टैक्स रेट है वो 93 और 94 वाले सप्लाईज पे भी आप लगा दो। सर 9394 रिवर्स चार्ज, यस, रिवर्स चार्ज का कोई भी अगर सप्लाई होगा तो आपको उसका टैक्स अलग से भरना है, अलग कैलकुलेट करके, और उसको आपके कंपोजिशन के रेट से दूर रखना है। दूसरा, आप सीटीपी एनआरटीपी नहीं बन सकते। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम मिल गई तो सीटीपी एनआरटीपी नहीं बन सकते। तीसरा, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम मिल गई ना तो आपके बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकते ना, बिल ऑफ सप्लाई पे आपको ऊपर लिखना होगा कि मैं कौन हूं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और क्या नहीं कर सकता, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये आपको लिखना होगा। और इसके अलावा जहां जहां आपका साइन बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, हर जगह आपको लिखना होगा कि मैं कौन हूं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। यस, ये कंडीशंस लागू हो जाएगी। अब देखो, बताए कब कंपोजिशन लेना है, बताए कब, इंटीमेशन। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और अभी अभी रजिस्टर्ड पर्सन बने हो, तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, उसी वक्त बता दो हमें कि आप कंपोजिशन लेने वाले हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त ही बता दिया तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन से आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। यस, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, रेगुलर स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो, और आपकी इच्छा हो रही है कि काम करते हैं मैं शिफ्ट हो जाता हूँ कंपोजिशन में, तो एक काम करिएगा, इंटीमेशन दीजिएगा। लेकिन इंटीमेशन देने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से आपको कंपोजिशन स्कीम लागू होगी। अगर मैं अभी इंटीमेशन दूं अगस्त में तो अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, अभी से मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और अभी अप्लाई कर दूं तो फिर मुझे अभी से कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। नाउ, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। देखो वैलिडिटी कैसी होगी। Withdrawal from the composition scheme by the taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed condition। ऊपर दिए गई कोई भी कंडीशन आप पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ब्रीच कर दी। आपको बोला था आप सीटीपी एनआरटीपी नहीं बन सकते, आप बन गए। आपको बोला था इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना, कर दिया। अब जैसे ये कर दिया, आपने क्या किया, you ceases to satisfy the provisions of the conditions of the provisions। प्रोविजंस में दी गई कंडीशंस को आपने फुलफिल नहीं किया। अगर ऐसा हो गया तो हम आपकी कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ कब से करेंगे, जब से आप हमें इंटीमेशन दोगे कि मेरे से ये गलती होगी। जिस दिन आपने हमें इंटीमेशन दे दिया उस दिन से आपका विड्रॉल नक्की हो जाएगा। यस, विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम। आपकी इच्छा के हिसाब से, आपकी इच्छा है कि आपको विड्रॉ करना है, तो जब आप एप्लीकेशन दोगे ना उस दिन से आपका विड्रॉल पक्का। यस सर, ना ही मुझे विड्रॉ करना है, ना ही मैंने कोई कंडीशंस ब्रीच की, मैंने फ्रॉड किया, मिसस्टेटमेंट किया है ना, विलफुल एक्ट किया, तो अगर ये चीज टैक्स ऑथोरिटीज के ध्यान में आ गई तो जब से टैक्स ऑथोरिटी बोलेंगे वो दिन से आपका कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कंपोजिशन स्कीम। चलिएगा, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो? आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ताजा खबर। यस, हमारी रेगुलर बैचेस अनाउंस हो रही है 21 सितंबर से टैक्सेशन की सीए इंटर वालों के लिए, और 25 सितंबर से ऑल सब्जेक्ट्स की बैचेस सीए फाउंडेशन वालों के लिए, और वो भी बहुत ही शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप जानना चाहते हो ये शॉकिंग प्राइस क्या है? तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप वहीं से ले सकते हो रिगार्डिंग दी अपकमिंग रेगुलर बैचेस। तो बेटा मिलते हैं आपको रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय।